टू एकेडेक्सल, माई सेल्फ दीपाली एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी नीट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी सीरीज़ को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ प्रारंभ। तो प्रारंभ बैच जो बहुत पहले प्रारंभ हो चुका था, बट अभी भी उसकी सीरीज़ चल रही है। सो आप लोग जो बच्चे वो फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि हम लोग जो है आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर्स हैं जिससे आपकी पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट बनती है बेटा। और ये यूनिट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। काफ़ी, अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे पेपर्स हैं जिनके अंदर ये 3 यूनिट से बहुत अच्छे खासे इन 3 यूनिट से चैप्टर्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको ढंग से प्रिपेयर करना, इनको पूरा तरीके से समझना। कई बार प्रोसेसेस जो होता है दे सीम्स कि हाँ ये तो इजी है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये एक स्पेशल चीज़ है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी ना हर बार ऐसा लगता है कि अरे इससे आसान डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ब्रीथिंग, ब्लड फ्लूइड, इससे आसान और कुछ है ही नहीं मैम जीवन में। वेरी गुड, इससे आसान एक्चुअल में नहीं है, पर इसको ढंग से पढ़ना, फिर ये चीज़ बोलना कि इससे आसान और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कर रही ये आसान नहीं है, ये बहुत आसान है, पर अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तब ये बहुत आसान है। ठीक है बच्चे? तो कभी भी ये चीज़ ऐसा मत करना कि बिना पढ़े या उसको बिना देखे तुम लोग ये चीज़ बोल रहे हो कि अरे बहुत आसान है यार, तेरा भाई सब आता है उसको। ह्यूमन फिजियोलॉजी सीम्स टू बी वेरी इजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो प्लीज़ इस पे ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चे कई बार शो कर देते हैं, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। थोड़ा सा आप अपने कॉन्फिडेंस को लेवल पे रखिए, थोड़ा सा उसको देखिए कि भाई यार मैं क्या एक्चुअल में ये चीज़ है, क्या ये एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि हाँ यार ये डिज़र्विंग चैप्टर। तो चैप्टर जो है उसको देख के पढ़िए। चैप्टर जो है जितना वेटेज कवर कर रहा है उसको उस हिसाब से, पहले मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ ना, उसको पहले प्रायोरिटी पे रखिए। चलो आज हम लोग पहले चैप्टर मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक्स हमको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। आज हम जानेंगे क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, what is reproductive health and what are the problems and strategies to overcome the reproductive health, to understand the fertility and infertility and to promote the healthy reproductive practices। किस तरीके से रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो परफॉर्म करा जा सकता है बाय दी एडल्ट्स टू मेक श्योर कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड रहे। कंट्री की पॉपुलेशन एक्सीड नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहना चाहिए। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए बेटा, तो एनसीईआरटी को खोल लीजिए अपनी। एनसीईआरटी को ही हम लोग पढ़ते हैं। First, you have learned about the human reproduction system and its function in chapter 2. Now let's discuss the closely related reproductive health. What do we understand by the term? The term simply refers to a healthy reproductive organs with a normal functioning. क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही लगता है कि गोनाड्स जो हैं अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो, यानी मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, अगर गोनाड्स ही सिर्फ स्पेसिफिक तरीके से फंक्शन करें, क्या वो इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? यस, एक पॉइंट है ये। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट आता है बेटा। इसके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम ह्यूमन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं, जैसे कि however it has a broader perspective that includes the emotional social aspects of reproduction also। अब रिप्रोडक्शन, अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि कोई इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो मैं वो तब बोल पाऊँगी जब वो इंसान जो है इमोशनली सही हो। इमोशनली सही है, इमोशनली एक करेक्ट कंडीशन में हो, हर समय डीमोटिवेटेड ना रहे, बहुत एक्स्ट्रा एनर्जेटिक भी ना रहे, इट शुड बी बैलेंस्ड, है ना। तो आप इमोशनली सही होने चाहिए। आपका जो सोशल है, भाई मैं बाहर जा रही हूँ अगर, है ना, तो मेरा इन्वायरमेंट शुड बी इतना अच्छा कि मैं अगर बाहर जा रही हूँ तो लोग मुझे ये ना बोलें, मेरे पे कमेंट ना करें, मुझे किसी की मतलब समटाइम्स लोग जो होंगे आपको कुछ बहुत कुछ बोलेंगे, वो बोलते ही रहते हैं क्योंकि उनका काम ही है ना बोलना, तो वो आपको बोलते रहेंगे, बट दिस इज़ नॉट द सोसाइटी वी वांट। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपना हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए आपको लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेटा ध्यान से सुनना ये बात,
आप लोगों की एज अभी ऐसी है कि इस टाइम पे ना तुमको सभी लोग तुमसे बात करेंगे, ठीक है। अब तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम सबसे आइसोलेट हो जाओ, किसी से बात मत करो, किसी से कुछ भी पूछो मत, किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोल रही। बट नाउ यू हैव टू सेलेक्ट। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई यार ये मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है कि नहीं। सीधी बात है, ये मेरे को मतलब अगर मैं इसकी बात सुन के मैं खुश हो रहा हूँ तो बहुत बढ़िया बात है। मैं दुखी हो रहा हूँ अगर इसकी बात सुन के, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ अगर इसकी बात सुन के, तो उसकी बात मत सुनो, कोई सेंस नहीं है उसकी बात सुनने का, ठीक है। और ये अपने पास अपना पूरा अथॉरिटी रखो कि यार मैं अपना सोशल ऐसा बनाऊंगा, मैं अपना सोसाइटी ऐसा बनाऊंगा कि भाई मेरे पास अथॉरिटी है, मैं अच्छे लोगों से वेल बीइंग सराउंडेड रहना चाहता हूँ। क्यों रहना चाहता हूँ? बिकॉज आई हैव टू बी अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी इंसान वो नहीं होता जो फिट है, जिसको कोई बीमारी नहीं है। हाँ भाई बीमारी तो मेरे को कोई है नहीं तो मैं हेल्दी हूँ, नहीं। हेल्दी इंसान वो होता है जो इमोशनली हेल्दी हो, जो सोशली हेल्दी हो, जो सराउंडिंग जिसका वेलबींग है ना। साथ में जो आपके लोग हैं वो आपको प्रमोट कर रहे हैं, वो आपको आपकी प्रोग्रेस पे खुश हो रहे हैं, तो वो लोगों को सेलेक्ट करने के लिए अब तुम लोग आ चुके हो उस जंग में, ठीक है। अभी तक यू वर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर योर पेरेंट्स गाइडेंस, तो वो तुमको बता देते थे नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इससे बात करो, ये करो। नाउ यू डू नॉट हैव, आई मीन ऑब्वियसली यू डू हैव पेरेंट्स, बट स्टिल अब तुम अपने पेरेंट्स की बात कम सुनोगे, और ये चीज़ फैक्ट है। मैं इस चीज़ को कभी ये नहीं बोलती कि तुम लोगों को सुननी ही चाहिए हर बार अपने पेरेंट्स की बात, तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ है, तो तुम लोग भी अपने हिसाब से करना चाहोगे कि मैम मेरे को ये अच्छा है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, ये सब कोर्स करो, बट खुद के मतलब खुद सोचना कि क्या ये मेरे लिए एक्चुअल में सही है, क्या ये मुझे ऐसी प्रैक्टिसेस। तुम्हारा फ्रेंड अगर तुमको कह रहा है कि भाई सिगरेट पीने चलते हैं, तुम ले दे के चले जाओ, है ना। अब यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट होते तो तुमको रोकते, बट अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि क्या वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है। सोच के देखना, क्या वो चीज़ मेरे फ़ायदा करेगी, क्या वो मेरे लंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी। तो वो चीज़ अब तुमको सोचनी है। तो तुम पे अगर एक कोई ड्यूटी आई है तो अथॉरिटेटिवली उस चीज़ को स्वीकार करो और वो चीज़ बोलो कि भाई तू भी मत पी, मेरे को तो बोली मत। हाँ, ऐसा डिस्टेंस ये होता है। तो नाउ यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू सराउंड टू द पीपल। तो आपको अब देखना पड़ेगा कि आप किन लोगों के सराउंडिंग हो, कौन लोग हैं जो आपको सराउंड करे बैठे हैं, कौन लोग हैं जिनसे तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें इंस्पायर होना चाहिए। बच्चों, इंस्पायरिंग लोगों के सराउंड आना शुरू कर दो। नॉन इंस्पायरिंग लोग बहुत सारे तुम्हारे जीवन में, बहुत मिलेंगे तुमको तुम्हारे जीवन में, बट उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दो। दिस इज द स्टार्टिंग। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस बाय डे 1, अभी से करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ आगे अच्छी हो जाएगी। हमेशा नेगेटिव्स, इट इज़ वेरी 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 हार्ड टू नेग्लेक्ट द नेगेटिव्स। नेगेटिव तो आएंगे यार, दिमाग में इतना नेगेटिव ख्याल आता है, बट तुम्हें फिर भी उसमें पॉजिटिव देखना पड़ेगा, विच इज़ अ टफ थिंग, विच इज़ अ हार्ड थिंग, बट स्टिल यू हैव टू डू इट, कांट हेल्प, है ना। दैट्स व्हाट लाइफ इज। चलो अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्दी मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक टोटल वेलबींग, अगर मैं एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंसान बोल रही हूँ तो वो वेलबींग है इन ऑल द एस्पेक्ट्स, इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, हर एस्पेक्ट में अच्छा होना चाहिए वो एक इंसान। अगर उसको रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोला जा रहा है या उसको हेल्दी भी बोला जा रहा है, मैं तो तब भी बोलती हूँ कि वो इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, therefore society with the people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called a reproductive healthy society। समझ रहे हो? यानी हर एस्पेक्ट में इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो आपकी सोसाइटी का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप जजिंग सोसाइटी में रहो, है ना। बाय सोसाइटी कोई भी ये मत सोच रहा मैं मेरा मोहल्ला ऐसा है, मोहल्ले का नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि तुम अपने आसपास जितने लोगों से मिल रहे हो, दैट इज़ योर सोसाइटी, ओके।
गार्डन में जाके बैठ गए तो ये आंटियों से मिल रहे हो, वो सोसाइटी नहीं। तुम मिल किससे रहे हो, वो सोसाइटी है। ठीक, तुम धरती पे हो तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं रहोगे। तो सोसाइटी मीन्स द पीपल यू आर इंटरैक्टिंग विथ। ओके, तो अब उनका वो जजिंग ना हो, है ना, वो जजिंग ना हो। तो जजिंग लोगों से बड़ा वो होता है ना कि यार ये क्यों, आपसे किसने पूछा था। तो जजिंग लोग होते हैं, बट उनमें भी सेलेक्ट करना है तुम्हें कि क्या यार ये जज करके मेरी बात मेरे को सही गाइडेंस दे रहे हैं या ये बिना फालतू मुझे जज करे जा रहे हैं। मान लो तुम जो है, अगर मैं फीमेल्स गर्ल्स की बात करती हूँ तो वो शॉर्ट्स पहन के बाहर निकल गई। अब आंटियाँ उनको डांट रही हैं कि बेटा आप गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे भी तुमको तुम्हारी सुननी है कि यार ये क्या ये आंटी सही बोल रही हैं। फिर तुम देख लो भाई सराउंडिंग अगर वैसा है तो तुम आंटी की बात सुन भी सकते हो। तुम्हारा मन है कि नहीं यार आंटी मैं तो मेरे फ्रीडम भी तो देखूंगी ना, आंटी आपकी मेरी लाइफ है। तो फिर वो हिसाब से तो तुम्हें आंटी से कैसे इंटरेक्ट करना है, नाउ इट्स योर चॉइस। अगर कोई लड़का है वेस्ट पहन के बाहर निकल गया तो वो आंटी फिर उसको बोलेंगी, ठीक है। अब वो लड़के पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे सोचना है। तो यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद अ नॉन जजिंग सोसाइटी। ऐसे लोगों से सराउंड हो कि यार ये तो बोलेंगे ही, कुछ नहीं कर सकते। बट बेटा कई बार ये चीज़ भी देखना कि शायद वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हो, और उस टाइम पे ये भी देखना कि यार ये आंटी तो ऐसे ही बोलती रहती है। तो दोनों एस्पेक्ट है, अब तुम्हें ये जज करना है। नाउ सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। मैं हर बार तुमको ये गाइड नहीं कर पाऊंगी कि ये सही है या ये गलत है उस टाइम पे, और वही बात है ना, लाइफ तुम्हारी है। तो अब तुम्हें ही ये चीज़ देखनी है कि क्या मैम एक्चुअल में ये इंसान जो मेरे बारे में बोल रहा है ये क्या मेरी फिक्र करता है या ये बिना फालतू ऐसे ही चांतारे तोड़ रहा है। तो ये चीज़ सोचो, ठीक है। Why it is significant to maintain reproductive health and what are its method taken up to achieve, let us examine them। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के अंदर अब हमको ये चीज़ देखनी है कि भाई अगर मैं सोसाइटी को हेल्दी बनाना चाहती हूँ तो वो कैसे बनाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी में ना पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल आएगा, उसको हम समझेंगे। चलो, इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान्स to initiate the action plan and the programs at the national level to attain the total reproductive health as the social goal। अब इंडिया ही पहला कंट्री वो था जिसने सबसे पहले इस चीज़ को कि यार ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, इसको सबसे पहले देखने वाला इसको सबसे पहले देखने वाली कंट्री और नेशनल लेवल पे दिखाने वाली कंट्री वॉज फर्स्ट इंडिया, ठीक है। इंडिया ने सबसे पहले इसको देखा। दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades। बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, है ना, पास्ट डेकेड से। ये कलर विजिबल है ना, ठीक है भाई। और मुझे कई बार यही डर हो जाता है कि कलर नहीं दिख रहा है। चलो, हाँ क्या बोल रही थी मैं, यस, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं ये क्यों चलाए गए, इस पर थोड़ा सा देख लो। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं चाइना के थ्रू भी चलाए गए थे और इंडिया के थ्रू भी चलाए गए थे, बट इंडिया वॉज द फर्स्ट अमंग्स देम। और इसीलिए चलाया गया था टू कंट्रोल दी ओवर पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, जितने लोग होने चाहिए कंट्री के अंदर, क्यों ऐसा बोला कि भाई पॉपुलेशन को कम करो, पॉपुलेशन को मेंटेन रखो ताकि हमको सबको रिसोर्सेज मिल सके, है ना। इट वॉज एसेंशियल कि अगर पॉपुलेशन जो होगी बेटा वो अगर कंट्रोल्ड रहेगी तो उससे फ़ायदा ये होगा, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल्ड रहेगी तो उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स यानी खाना हो गया, पानी हो गया, है ना, जितने भी कुछ भी ले लो, पेड़ पौधे हो गए, तो वो सारे रिसोर्सेज आपके प्रिजर्व रहेंगे, वो सारे रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकोगे। तो रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकोगे अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रही तो। यही होता है ना यार, अब तुम खुद ही देख के देख लो कि अगर मान लो एक फैमिली है ना, एक घर बोल दूँ मैं, उस घर के अंदर मैं तुमको बोल देती हूँ कि है ना 10 बच्चे, ठीक, और एक सिल्क, ठीक है, डेयरी मिल्क सिल्क, एक डेयरी मिल्क सिल्क मैंने ला के दिया और 10 बच्चे हैं। अब सबको एक एक पीस हिस्सा आएगा, किसी एक जो लकी होगा और शायद वो 2 ले जाए, बाकी सबको नॉर्मली एक एक हिस्सा जो है सबके पास भी आ सकता है। तो ये हो गई एक कहानी। एक मैं तुमको बोल दूँ कि 2 बच्चे हैं और फिर डेयरी मिल्क सिल्क है,
मस्त दोनों बैठ के जो है 5-5 पीसेस खा रहे हैं सिल्क के। फ़र्क देख रहे हो? यानी किया क्या मैंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया। जहाँ 10 बच्चे थे मैंने 2 ही बच्चे देखे, तो 2 बच्चे देखे तो वहाँ मुझे रिसोर्स प्रॉपर यूज़ करता हुआ दिखा। जहाँ 10 बच्चे थे वहाँ यही रिसोर्स बदल गया, इसने खेल खेल दिया। तो रिसोर्स जो होगा कम हो जाएगा अगर पॉपुलेशन सही तरीके से कंट्रोल नहीं की गई तो, है ना। रिसोर्स का पॉपुलेशन से बहुत बड़ा नाता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्स घटेंगे बेटा। और डार्विन अंकल ने भी यही बोला था। डार्विन, एवरीवन नोज डार्विन, बहुत बढ़िया आदमी था, और उसने भी यही चीज़ बोली कि यार जब मैं अगर बोलता हूँ कि ज़्यादा अमाउंट में, उसने ये चीज़ बोली थी, उसने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी वैसे तो, कि भाई ज़्यादा अमाउंट में स्पीशी को रिप्रोड्यूस करना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में रिप्रोड्यूस तो करना चाहिए, पर क्या ज़्यादा अमाउंट में अगर वो रिप्रोड्यूस करेगी तो उसको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तब फिर पॉपुलेशन का खेल हो जाता है कि पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो सही, वो करेक्ट अमाउंट की होनी चाहिए, है ना। पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गई, एक्सीड हो जाती है जो नॉर्मल पॉपुलेशन हो उससे, तो फिर रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। ये चीज़ थी। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर reproduction related areas and currently in the operation under the popular names of reproductive and child care health RCH programs। चलो भाई, अब क्या है, अब जितने भी फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स थे, अब उन फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को बोल दिया जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। Creating awareness among the people about various reproductive related aspects and providing the facilities and supports for building up a reproductively healthy society। अब क्या हो रहा है, मेजर्स लिए जा रहे हैं। मेजर्स मतलब कि अब लोग एक्शन ले रहे हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाउ पॉपुलेशन शुड बी स्टेबल। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यार खाना पानी, भूखमरी आ जाएगी, क्या करेंगे, तो इसीलिए पॉपुलेशन को स्टेबल रखो। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि भाई 10-10, 12-12 बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि भाई यार कुछ खेत में हाथ, मतलब जैसे खेत ही होते थे ना पुराने ज़माने में, तो बिल्डिंग्स तो होती नहीं थी, तो खेत वगैरह होते थे, तो खेत में मदद कर देंगे बच्चे, पर इतने बच्चों को खिलाओगे क्या? फूड, न्यूट्रिशन उस बच्चे को कैसे दोगे आप? समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है। पहले के लोग इतना ज़्यादा समझ ही नहीं पाते थे। ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। सो ये चीज़ है। नाउ अब क्या हो रहा है, अब वो चीज़ों को थोड़ा सा जो है प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे अभी बताया मैंने RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है, इसके तहत ये चीज़ बोली जाती है कि भाई या फैमिली प्लानिंग अगर मैं प्रोग्राम बोलूँ तो उसी का दूसरा नाम है ये। उसमें ये बोला जाता है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी तभी बन पाएगी जब आप पॉपुलेशन पे एक कंट्रोल पालोगे, है ना। हर बार ओवर पॉपुलेशन से काम नहीं होगा, या एकदम लो पॉपुलेशन भी नहीं चाहिए, हमको एक स्टेबल ग्राफ चाहिए। एक स्टेबल ग्राफ का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन, रिसोर्स जितने हैं उतनी ही पॉपुलेशन हो, स्टेबिलिटी हो, इक्विलिब्रियम हो, ठीक। चलो कुछ पॉइंटर्स पे आते हैं। सबसे पहला बोलता है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन अभी बताया मैंने आप लोगों को, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्स की कमी होगी, है ना। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्स की कमी होगी। तुम लोग देख रहे हो ना अभी प्रयागराज के अंदर क्या चल रहा है। प्रयागराज के अंदर क्या हो रहा है, महाकुंभ था ना, तो उसके अंदर क्या हो रहा था बेटा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग इकट्ठा होते गए, रिसोर्स की कमी होती गई। रिसोर्स यानी जितना व्यवस्था की थी गवर्नमेंट ने उसमें कमी आ गई, है ना, वो कम होते गए और पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो यही फ़र्क पड़ता है, अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो रिसोर्स कम होंगे। और अगर मुझे रिसोर्स बढ़ाने हैं, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो है रिसोर्स बहुत ज़्यादा या सबको करेक्ट अमाउंट में रिसोर्स आ सके, उसके लिए नेसेसरी ये है कि पॉपुलेशन को सही तरीके से कंट्रोल किया जाए, ठीक। नेक्स्ट, सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। होता क्या है बेटा कि सेक्स एजुकेशन ना बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारी स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ओवर पॉपुलेशन होती है। अब अगर मान लो जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, अगर उनके टीचर्स उनको ये चीज़ बताते कि
पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय बर्थ कंट्रोल मेथड्स, तो वो लोग इस चीज़ को स्वीकार करते और फिर उसके बाद जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो अब इंक्रीज है वो नहीं होती उस टाइम पे, है ना। वो चीज़ हो जाती, वो नहीं होती ना, इतनी पॉपुलेशन जो अब बढ़ गई है वो नहीं बढ़ती। तो सेक्स एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। होता क्या है कि टीचर्स कई बार बाय एनी रीज़न टीचर्स कई बार इस चीज़ के लिए ओपनली बात नहीं करते, पेरेंट्स कई बार सही तरीके से गाइड नहीं करते। गाइडेंस जो भी आप किसी भी अंडर गाइडेंस रहें तो वो शायद सेक्स एजुकेशन को इतना प्रायोरिटाइज करते ही नहीं हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स एजुकेशन हर बच्चे के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एवरी स्कूल teacher, parent should teach about sex education and awareness related to that। भाई तुम ही बच्चे तो हो जो आगे जाके फ्यूचर बनोगे, है ना। तुम ही लोग अगर अनअवेयर रहोगे, ये चीज़ फैक्ट से डिनाई करते जाओगे, मतलब इस मामले में तो मैं साइंस के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा मानती हूँ कि साइंस के स्टूडेंट्स तो बहुत तरीके से पढ़ते हैं साइंस। कई बच्चे ऐसे होते हैं, तुम्हारी खुद की क्लास में तुमको ऐसे बच्चे मिलेंगे कि जैसे ही अगर मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर आएगा तो पता नहीं क्यों बच्चे जो हैं उसको हंसी के रूप दे देते हैं या उसको मस्ती मजाक के अंदर ले जाते हैं। बट ये तुमको अभी मस्ती मजाक लग रहा है, तुम जब बाद में इसको पढ़ोगे ना तो तुमको ये चीज़ दिखेगा कि यार ये दिस वाज नॉट द कंटेंट टू बी मेड फन ऑफ। ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि जिसका मजाक उड़ाया जाए, जिस पे हंसी उड़ाई जाए कि मैम क्या पढ़ा रहे हो, ये कोई बात है बोलने वाली। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन एक बहुत असेंशियल प्रोसेस है जिससे एक नई स्पीशी जो है, नई स्पीशी फॉर्म हो सकती है। तुम्हारी स्पीशी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत एसेंशियल प्रोसेस है, पर पता नहीं ये वर्ड आता है और बच्चों के मुंह पर हंसी आ जाती है फॉर नो यूज़। बट तुम लोग जैसे जैसे बड़े होगे तुमको ये चीज़ समझ में आएगा कि बिना फालतू में हम मजाक बनाते आ रहे थे इतने टाइम से इस चीज़ का, बट ये कोई ऐसे मजाक की बात नहीं है, ये साइंस है, ये फैक्ट है। ये कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड बात बोली जाती है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मैं खुद से नहीं बैठी हूँ, मैंने सेंसस देखे हैं, अभी तुमको भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो सेंसस देखे हैं, मैंने स्टडी की है, तुमने भी स्टडी की है, तब तुम ये बात बोल पाओगे। सो हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ पढ़नी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब मैं चैप्टर पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में यूजुअली, तो है ना बच्चे बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हंसते होते हैं। बट आजकल ऐसा मतलब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जब जैसे क्लासेस होती है तो आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, तुम लोग जेनजी वाले जो बच्चे हो, यू पीपल आर वेरी गुड, आई फाइंड यू पीपल वेरी गुड। क्यों? टू बी ऑनेस्ट, तुम लोग बड़े कूल हो, है ना। तुम लोग एक्चुअल में तुम लोग बड़े कूल हो ये चीज़ के लिए कि यार ये प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द साइंस। इस पे हम क्या क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो ये साइंस है। तो इस चीज़ को हंसना, इस चीज़ को डिनाई करना, इस चीज़ पे मजाक उड़ाना, इट्स नॉट द थिंग विच इज़ यूजफुल। तो उसको पढ़ना तुम लोगों ने शुरू किया है, तो आई फील वेरी हैप्पी। मतलब मेरे को एक्चुअल में बहुत खुशी होती है जब मैं जेनजी की क्लास लेती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। ये बच्चे ना बहुत अच्छे होते हैं जेनजी वाले, है ना। हाँ ही ना, ऐसे मत मना करवाना। हाँ एक्चुअल में हाँ, क्योंकि अब तुम लोगों में समझ आ रही है, तुम लोग अब तुम लोग में दिमाग है, तो तुम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी फन वे में नहीं लेके जाके तुम लोग यू आर एक्सेप्टिंग द रियलिटी विच आई फील दैट इट इज़ वेरी गुड। और सिमिलर टू दैट सेक्स एजुकेशन and sex awareness should be educated in every society, should be educated in every school। हर स्कूल के अंदर ये चीज़ पता होनी चाहिए। गांव वगैरह के जो बच्चे होते हैं या गांव वगैरह के जो स्कूल्स होते हैं उनमें सेक्स एजुकेशन पढ़ाया ही नहीं जाता, चैप्टर स्किप करा देते हैं भाई। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैम ये चीज़ पढ़ा नहीं सकते, ऐसा बोलते होते हैं गांव के लोग। पर ये चीज़ अगर नहीं बताई तो यही लोग हैं जो आगे ओवर पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे। अगर इनको नहीं बताया कि बर्थ कंट्रोल का कुछ मेथड हो सकता है तो यही लोग हैं जो उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बर्थ कंट्रोल यूज़ नहीं किया गया तो उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्स कम हो रहा है ना।
हम अपना क्यों रिसोर्स कम करना चाहें? सोच के देखो, तुम्हारा रिसोर्स, तुम्हारा खाना क्यों मैं किसी और को दूं भाई? ये मेरा था, मैं डिजर्विंग थी इसके लिए। ये चीज़ हो जाता है ना यार, आई एम सेल्फलेसली सेल्फिश वो वाली बात है। तो वैसा बनना शुरू करो, तभी बन पाओगे जब चीज़ों का ध्यान रखोगे। चलो, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। अभी बहुत सारे बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस हैं जो कि सेक्सुअल डिज़ायर के अंदर कोई भी अफेक्ट नहीं करते, सेक्सुअल डिज़ायर्स के साथ कोई अफेक्ट नहीं करते, बट स्टिल दे आर वेरी गुड मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो उससे फ़ायदा सिर्फ इतना हो रहा है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स पे कोई अफेक्ट नहीं है, यानी कि उसके बगैर भी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो रही है। हमको मेन चाहिए भाई पॉपुलेशन कंट्रोल्ड रहे, ठीक है। हमको मतलब खाली इसी से है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए ताकि मेरे सारे रिसोर्सेज का मैं यूज़ कर सकूँ, बात खत्म, ठीक। अब इसके लिए बहुत सारे बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वो डिवाइसेस जो है, वो सारे डिवाइसेस की प्रैक्टिस, सही तरीके से उनको यूज़ करना, सभी चीज़ें इस एजुकेशन के अंदर ही पढ़ाया जाता है, तो प्लीज़ इसको ढंग से पढ़िए। नेक्स्ट, चाइल्ड मदर हेल्थ केयर। चाइल्ड मदर हेल्थ केयर, पोस्ट नेटल केयर जिसको हम बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। भाई यार, एक देखो, एक जो फीमेल होती है ना, अगेन अगर मैं थोड़ा गांव वगैरह की ही बात करूं, वहाँ पे फीमेल्स को ढंग से खाना वाना खिलाया नहीं जाता, क्योंकि दे डोंट फाइंड कि लेबर, अगर कोई फीमेल जो है वो पार्चुरेशन पार्चुरेशन यानी जो चाइल्ड बर्थ होता है, पढ़ा है ना रिप्रोडक्शन में, तो चाइल्ड बर्थ होने के बाद भी उनका ये मानना होता है कि इट्स नो बिग डील। बट तुम्हें पता है, ये एक फैक्ट बताऊँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसमें दर्द होता है ना, वो होता है बर्निंग पेन। सबसे बड़ा पेन होता है, जल जाता है ना कभी हाथ वगैरह, तो दैट इज बर्निंग पेन was considered the first सबसे खतरनाक पेन। सेकेंड खतरनाक पेन इज कंसीडर्ड टू बी लेबर पेन। जो फीमेल जब एक बच्चे को जन्म देती है, ये सेकेंड मोस्ट दर्दनाक चीज़ है, तो इट इज सेकेंड मोस्ट पेन। तो ये पेन को झेलने के बाद उस फीमेल को अगर मान लो प्रॉपर नरिशमेंट ना मिल पाए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है तुम्हारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए चाइल्ड का केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मदर का केयर होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है। चाइल्ड का केयर तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो ऑब्वियस ही बात है, इन्फेंट है, वो तो एक एम्ब्रियो था, इन्फेंट तो बहुत छोटा है, उसको तो नरिशमेंट देना ही है, पर उसको जितना नरिशमेंट एम्ब्रियो वाले स्टेज में उसकी मदर ने दिया था, तो उसकी मदर को उससे ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है, उसकी मदर का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, पर ये चीज़ में भी लैग हो जाता है। और इसका भी वन ऑफ द रीज़न इज सेक्स एजुकेशन, सेकेंड देयर आर मेनी रीजन्स, कुछ और रीजन्स भी होते हैं कि भाई कई बार पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, तो हम क्यों मदर की चिंता करें, हम बच्चे को खिला पिला देंगे, उसको संभाल के रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, हमको मदर से क्या लेना देना। बट ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं ये बहुत गलत है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्स अब्यूज़। सेक्स अब्यूज़ जो अभी बहुत सुनने को मिलता है, तुम लोगों ने भी सुना होगा, रेप वगैरह होते हैं, या मैं नहीं कहती सिर्फ फीमेल्स के ही होते हैं, काफ़ी मेल रिलेटेड जो है वो भी केसेस आते हैं। तो सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ अगेन अ वेरी कंसर्निंग थिंग। हमारी जो सोसाइटी है उसको ये चीज़ पे सोचना चाहिए, क्या ये अच्छी बात है कि अगर कोई लड़की बाहर जा रही है या कोई लड़का बाहर जा रहा है और उसको इतना, तुम्हारे ही जैसा ही तो दिख रहा है, वो इंसान ही तो है, और तुमने उसी इंसान के साथ इतना खिलवाड़ कर दिया कि वो बेचारा जो है मतलब मर जाते हैं, लोग मर रहे हैं उस चीज़ से। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम लोग क्योंकि नई जनरेशन हो, तुम लोग यूथ हो, ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू नॉट मेक अनकम्फर्टेबल फॉर द अदर पर्सन टू मूव आउट। वो बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि आप लोग उसको ऐसा घूरने लग जा रहे हो। वो भी इंसान ही है भाई, तुम्हारे जैसा ही दिखता है, वो भी इंसान ही है। तो प्लीज़, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डू नॉट स्टेयर समवन कि ख़त्म कर देंगे उसको, प्लीज़ इस तरीके का आप लोग ना करें। और थोड़ा सा एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द अदर सेक्स, क्योंकि एक रिस्पेक्ट, एवरी पर्सन डिजर्व्स अ रिस्पेक्ट, है ना। वो भी बेचारा पूरा जीवन रखा है ना, तो वो एक रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता ही है। तो उसको प्लीज़
सोसाइटी को इतना हेल्दी बनाओ, तुम ही लोग हो आगे जो पॉपुलेशन बनोगे, तो अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि इट्स नो बिग डील अगर वो किसी भी तरीके के कपड़े पहन के बाहर जाए, इट्स नो बिग डील अगर वो लड़का कैसे भी बाहर जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो उसको इतना बड़ा हुआ मत बनाओ, उस चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि और जो जैसा भी जाना चाहें उनको, मतलब जैसा भी वो रहना चाहें। कई लोग होते हैं, आई फील वेरी मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों के लिए जो बेचारे ऐसे होते हैं ना, थोड़े से मतलब जैसे इंट्रोवर्ट्स जिनको हम कह सकते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनको बड़ा ऐसे लोग बोल देते हैं कि यार ये तो घर में बैठा रहता है, ये तो अपने कमरे में बैठा रहता है, तो ये इसको खुश रहना नहीं आता है। नहीं, तुमने उसके इन्वायरमेंट को वैसा बनाया है। यू शुड क्रिएट द इन्वायरमेंट जिसमें वो तुम्हारे साथ भी इंटरेक्ट हो, ठीक है। हर इंसान का जो अपना अपना स्पेस है उसको अपने स्पेस में रहने दो, उसको वैसे ही रहने दो। वैसा ही सेक्सुअल अब्यूज़ है कि सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, और इसका भी एक कारण जो है वो सेक्स एजुकेशन को जाता है, क्योंकि लोग सही तरीके से प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हैं। इस कारण भी सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं सोसाइटीज़ में। तो वो चीज़ें कंसर्निंग है, ये सारी चीज़ें कंसर्निंग हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। क्या क्या तरीके हैं जिनसे ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है? सबसे पहला तो एजुकेशन, सही तरीके से भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें कि क्या है सेक्स एजुकेशन, किस तरीके से जो है हमको बिहेव करना चाहिए, हमको किस तरीके का इन्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए विद द सराउंडिंग पीपल, हमको कितने लोगों से कब कैसे कैसे लोगों से सराउंड होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट, मैरिजेबल एज। लोगों की शादियाँ करा देते हैं बचपने में ही, बाल विवाह, है ना। अब तो काफ़ी ज़्यादा ये हट चुका है, बट स्टिल बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि बच्चों की शादी करा रहे हैं। अरे भाई इतना ज़्यादा। तो मैरिजेबल एज में जो है सेक्सेस की शादी करानी चाहिए, इंडिविजुअल्स की शादी करानी चाहिए। फैमिली प्लानिंग, सारे ही लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, और इसी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं। अभी हम उन सारे प्रोग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंटिंग मीडिया, गवर्नमेंट, अब देखो भाई गवर्नमेंट तुम लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। ऑडियो, वीडियो, प्रिंटिंग मीडिया, हर तरीके से गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। हर तरीके से लोगों ने जो है अपना प्रमोशन हर तरीके से वो कर रहे हैं कि भाई किसी तो तरीके से लोग बात सुने, है ना, किसी तरीके से लोगों को समझ में आए कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो, नहीं तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। पेरेंट्स एंड अदर क्लोजली रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स ऑल्सो हैव मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। किन किन को बताना चाहिए ये सारी चीज़ें? तो उनमें आते हैं पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि भाई ये चीज़ सही नहीं है ना। जैसे मैं बता रही हूँ स्मोकिंग, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड करता है तो दूसरे वाले को बताना चाहिए कि भाई ये सही चीज़ थोड़ी ना थी, तो क्यों कर रहा है ये। अगेन तुम्हारा सराउंडिंग तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ पे ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन टू सेक्स एजुकेशन in schools should be encouraged to provide right information to the young as to discourage children from believing in myths and having misconception about the sex related aspects। बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जितने हैं, सेक्स रिलेटेड इश्यूज जितने हैं, उन सबको पता होनी चाहिए ये बातें। इट इज़ वेरी मच एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है? ताकि वो मिथ्स में बिलीव ना करें, कोई भी मिसकंसेप्शंस हो उनमें बिलीव ना करें, वो सच्चाई को देखें, सच्ची बातों को समझें। Proper information about reproductive organ, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases जितनी होती है, एड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, acquired immunodeficiency syndrome, ये आप लोगों के उसमें भी आएगा, हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में भी, etc. would help the people, especially those of the adolescent group, to lead a reproductively healthy life। अब भाई अगर कोई इन्वायरमेंट को हम देखते हैं, उन इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट एज ए कल्चर, तुम्हारा जो भी है, स्कूल हो गया, घर हो गया, तो हर जगह, तो वो अगर तुम लोग देख रहे हो तो उसमें लोग जो हैं वो तुमको एजुकेट करें, तुम लोगों को सही डायरेक्शन दें,
ठीक है, क्योंकि ये अरे मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था आज, तुम लोग भी अच्छी अच्छी बातें पढ़ा करो, कि जैसे ना व्हाट यू रीड टुडे बिकम्स योर फ्यूचर। तो जो आप सोचते हो, जो आप पढ़ते हो, जो आप सुनते हो, तो वो सारी चीज़ें ना बिकम्स योर फ्यूचर, क्योंकि वही चीज़ आप सोचते हो। जैसे अगर मान लो मैं आज कोई किताब पढ़ रही हूँ, अगर मैं अच्छी बुक पढ़ती हूँ तो मेरा ऑब्वियसली वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर मैं किसी से बात करती हूँ, द पीपल आई एम टॉकिंग विद, अगर मैं अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करूँगी, दैट विल डेफिनेटली डिसाइड माई फ्यूचर, कि मैं फिर आगे कि मैं जिन लोगों के सराउंड में हूँ दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट माई फ्यूचर। तो वो बेटा आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाएगा कि तुम अभी अगर अच्छे लोगों से सराउंडिंग हो, अभी अगर तुम लोगों के ओपिनियन सुनने लग जाओगे, तो फिर वो तुम्हारा फ्यूचर दिखाएगा। वो कैसा दिखाएगा वो भी सोच लो। अभी तुम लोग अगर इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में बैठोगे जो तुम्हें अच्छी बातें बताएं, हमेशा पढ़ाई की बात नहीं हो रही, पढ़ाई की नहीं बोल रही मैं, बट अच्छा कि यार गाइडेंस कैसे मिल सकती है, मोटिवेटेड तुम कैसे फील कर सकते हो, अगर तुमको कोई वो लोग मिलते हैं तो यू आर वेरी लकी एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दोज पीपल। आपको उनसे सीखना चाहिए बहुत कुछ, आपको ना कि उनको नेग्लेक्ट करके उनसे सीखो बहुत ज़्यादा। दे आर वेरी मोटिवेटेड पीपल, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। मेक योर सोसाइटी लाइक दिस सो दैट आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में कह सको कि हाँ मैं रहता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप्स। भाई उन लोगों को तो ये चीज़ पता ही होना चाहिए अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस एंड केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। अब जिन लोगों की जो लोग मैरिजेबल एज पे हैं, एडोलसेंस हैं, और वो अगर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कंप्लीट करते हैं, तो उनको एटलीस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि विदाउट इंटरप्टिंग द सेक्सुअल डिज़ायर्स देयर आर मेनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जिनको वो यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्थ कंट्रोल। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो जाएगी विदाउट इंटरप्टिंग इन देयर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, और वो कब पता लगेगी, जब वो एजुकेट होंगे। एजुकेशन इज मस्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये बहुत बड़ा रोल है। फीमेल और मेल चाइल्ड में डिस्क्रिमिनेशन जो हम पहले सुनते थे, अभी काफ़ी सारे केसेस कम हुए हैं, तब मैं बोल पा रही हूँ, शायद ऐसे केसेस बहुत हों जो हमने नहीं देखे, हमने नहीं सुने, बट स्टिल अभी भी लोगों में इस तरीके से होता है एक निराशा कि अरे बेटी पैदा हो गई। वो नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर इंसान को इक्वल उसको अपना टैलेंट दिखाने का इक्वल मौका मिलना चाहिए। तो हर इंसान इक्वल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Would address the importance of bringing up the socially conscious, healthy families of desired size. Awareness of the problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex-related crime, etc., need to be created, enable to people to think and take up the necessary steps to prevent them. अब भाई अगर लोगों को आप देखो, अब सारा खेल ना तुम्हारी सोसाइटी का है पहला, और तुम्हारे दिमाग का है। तो पहला आई गेस तुम्हारे दिमाग का है, दूसरा तुम्हारी सोसाइटी का है। पहला सारा खेल तुम्हारे दिमाग का इसीलिए है क्योंकि तुमने लोगों को सेलेक्ट किया है, ठीक है, और वो डिसाइड करेगा कि तुम फ्यूचर में कैसे बनते हो। तो अगर मान लो तुम ऐसे लोगों से सराउंड हो रहे हो जो तुमको सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए या उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो तुम अपने तुम देख लो कि तुम अपना सराउंडिंग क्या बना रहे हो। तो तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हें ये सारी चीज़ों को निगलेक्ट करना है, तुम्हें अच्छा बन के दिखाना है। एंड बाय अच्छा व्हाट आई मीन इज़ कि तुम्हें ये सारी चीज़ों को मतलब अवेयरनेस होना चाहिए, तुम प्रॉपर एजुकेट होने चाहिए, तुम सोशली इनफ एजुकेटेड होने चाहिए, तुम्हारा बैकग्राउंड जो है, तुम्हें सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। तो यू शुड नॉट मेक अदर वन फील कि तू कम है किसी से। मोटिवेटिंग रहो ना यार, क्यों बेचारे को तुम लोग इतना निराशाजनक बुली करना, जिसको हम कहते हैं स्कूल्स में बहुत होती है। तो बुलिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, बुलिंग कभी नहीं करना चाहिए किसी को। तुम्हें नहीं पता लगेगा कि कब वो क्या बन जाएगा। तो कभी किसी को बुली मत करो, उसको एक बार मोटिवेट करके देखो, शायद तो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड ही निकल जाए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस लानी पड़ेंगी लोगों को। thereby build up a socially responsible and healthy society, तभी हमारी सोसाइटी जो है वो अच्छी सोशली हेल्दी बन पाएगी। नेक्स्ट,
Successful implantation of various action plan to attain the reproductive health require a strong infrastructural facilities. अब भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए? अगर मैं बोलती हूँ कि कोई जैसे अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल्स है, कोई भी अगर एक्शन प्लान हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, या जैसे कि पोस्ट नेटल केयर अभी अपन ने बात करी, या मदर फीटस की प्रॉपर केयर होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत है? सबसे पहली ज़रूरत कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो, कि यार लोग जो है ना वो उन, जैसे अगर हम बात करते हैं बहुत सारे देश के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पे अभी भी प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल्स बिल्ड नहीं हैं, तो वो पहले अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होने चाहिए, बेकार जो है डॉक्टर्स को नहीं बैठाना चाहिए, एक्सपर्ट्स को बैठाना चाहिए, मटेरियल का सपोर्ट होना चाहिए। भाई इंस्ट्रूमेंट्स तो हो, है ना, स्टेथोस्कोप तो हो, पता लगे उस पर गाने चल रहे हैं, ईयरफोन है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर जो है वहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होने चाहिए जो उसको यूज़ करेंगे, और कहाँ करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के अंदर। These are essential to provide medical assistance for the care of people in reproduction related areas like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility. ये सारे वर्ड्स तुम लोग सुन चुके हो, है ना? प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इन सब को समझाने के लिए, इनको और मतलब इनकी प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स की नीड है, बहुत अच्छे एडवाइसेस की नीड है, इसीलिए बहुत अच्छे डॉक्टर्स की नीड है। तुम लोग बनोगे ना अच्छे डॉक्टर तो अच्छे से पढ़ना, तुम लोग भी यही प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ बनने वाले हो, तो अच्छे से पढ़ो ताकि तुम सामने वाले को अच्छे से गाइड कर सको। Implantation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Now see, जितना टाइमली हम लोग वो कर सकें, अपडेट हो सकें, उतना बेहतर रहेगा। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पुरानी टेक्निक साल जीवन से चलती आ रही है, क्या वो अभी ज़रूरी है? अगर नहीं तो उसको हम चेंज करवा सकते हैं। नए अपडेट लाओ, नई स्ट्रैटेजीज़ लाओ, नए तरीके लाओ, एफिशिएंट तरीके लाओ, जिससे कि क्या हो सके और ज़्यादा तुम्हारी जो सराउंडिंग है उनको हेल्प मिल सके। स्टेट्यूटरी बैन ऑन अमीनोसेंटोसिस। क्या होता है अमीनोसेंटोसिस बेटा? अमीनोसेंटोसिस मतलब होता है कि बेसिकली होता क्या है कि एक जो चाइल्ड है, फीटस जो जब डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो वूम में एक सिरिंज के थ्रू, मतलब थोड़ा सा अमीनोसेंटोसिस यानी अमीनो एक फ्लूइड जो होता है ना, उस फ्लूइड को रिलीज़ कर लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को, और उस फ्लूइड से चेक करा जाता है कि क्या ये बच्चा सही है, क्या इसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्या इस बच्चे को कोई हेल्थ इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चेक होता है बाय दिस अमीनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक कैविटी होती है ना, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड, तुमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ तो नहीं है। बट अब ऐसा होने लगा है कि इस अमीनोसेंटोसिस के थ्रू ही लोग क्या करते होते हैं कि वो ना चाइल्ड का सेक्स भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये फीमेल है या ये मेल है, विच यूजुअली लीड्स टू फीमेल फर्टिसाइड्स। यानी कि फीमेल्स को, अगर फीमेल है, उनको पता लग गया है कि भाई फीमेल है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो, तो पहले ही बोल देते हैं कि इस फीमेल को तो मुंह में ही मार दो, ठीक है। वो इतना बेचारी, उसकी मदर ने उसको इतने टाइम तक रखा, और फिर उसके बाद जो है उसका जैसे ही सेक्स डिटर्मिनेशन करवा के और उसको बोल दिया जाता है कि इसको जो है वूम में ही ख़त्म कर दो, ये क्योंकि फ़ीमेल है, सिर्फ इसीलिए तो हमको मेल चाहिए था, ये फीमेल है, उसके कारण दिक्कत कितनी ज़्यादा होती है। तो वो भी हमने पढ़ा भी था ना, MTP टर्मिनेशन प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं। तो अमीनोसेंटोसिस बेसिकली यही है कि हमको डिटरमाइन करना है एमनियोटिक फ्लूइड से ये कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे को। बट इस पे बैन इसीलिए लग चुका है क्योंकि ये फीमेल फर्टिसाइड्स का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक द इंक्रीजिंग मेनियस टू फीमेल फर्टिसाइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स जो हैं, फीमेल इन्फेंट्स जो हैं वो मरते जा रहे हैं, तो इसीलिए इस पे बैन लगा दिया गया है। सो देयर इज मैसिव इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा एंड some programs that merit the mention in this connection. In amniocentosis, some of the amniotic fluid from the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substances. अभी बताया मैंने, fetal cell से वो fluid लेंगे,
इस प्रोसीजर को करने में द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर करा क्यों जाता है कि भाई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगे। कैसा? डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, डिटर्मिनेशन फॉर द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। करा तो इसीलिए जाता था, पर हो क्या गया, फीमेल फर्टिसाइज होने लग गए, इसीलिए इसको हटा ही दिया। सो इट इज बैन इन इंडिया। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by the governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing one. अब भाई नए नए मेथड्स, नई नई चीज़ों को डेवलप किया जाता है। डू यू नो द सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सहेली क्या है बच्चे? सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसका यूज किया जाता है। और किसने बनाया है? CDRI लखनऊ के अंदर ये बनाया गया है। Better awareness about sex-related matters, increased number to medically assisted deliveries, and better postnatal care, leading to decreased maternal and infant mortality rates. Mortality मतलब death rate. Increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs. भाई अगर मान लो पता लग जाए, प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट, प्रॉपर तरीके से अगर केयर हो जाती है, तो वो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होंगी उनकी प्रॉपर केयर हो पाएगी। प्रॉपर अगर मान लो सही तरीके से सब एजुकेटेड, अगर सोसाइटी में एजुकेशन सबको मिले, सबको पता हो हेल्थ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि डिटेक्शन हो सकता है। कपल जो है उनकी फैमिली की प्लानिंग पहले वो कर सकते हैं, STDs को क्योर किया जा सकता है, ओवरऑल इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑफ ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स etc. all indicate the improved reproductive health of the society. Finally हमारी जो सोसाइटी है वो reproductively healthy society कहलाई जा सकती। ठीक है। In last century, an all-rounded development in various fields significantly improved the quality of living of the people. However, increased health facilities along with better living conditions has an explosive impact on the growth of population. World population which was around 2 billion, थोड़ा statistical data है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। In 1900 rocketed about 6 billion in 2000. 2 बिलियन था, 6 बिलियन हो गया 2000 के अंदर ही, 7.2 बिलियन हो गया 2011 के अंदर। सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। आर पॉपुलेशन, ये वर्ल्ड का था, है ना। अब इंडिया के अंदर देखना क्या क्या हो रहा है। विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हुई थी 19 वाले टाइम पे, है ना, 1945। रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क आ गया है ये 2000 में, एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन मे 2011। देख रहे हो, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब मर तो लोग कम ही रहे हैं, कम तो नहीं रहे यार, वो अपनी रेट पे, अब किसी को मार थोड़ा, तो रेट, मोर्टेलिटी रेट अपनी नॉर्मल ही चल रही है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा होती जा रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी हो रहा है, MMR जिसको हम बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लोग मरते ही जा रहे हैं। एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसेबल एज आर प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस। अब ये इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि रैपिड डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट में। हालांकि ऐसा होता है कि डेथ रेट में इन्फेंट बनते ज़्यादा जा रहे हैं। तुम अगर ये चीज़ सोचो कि यार डिक्रीज डेथ रेट अगर मैं कम करना चाहूँ, मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि यार लोग बढ़ भी तो रहे हैं, लोग इंक्रीज भी तो ज़्यादा हो रहे हैं। दो आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दो विच we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to 2011 census report, population growth was less than 2%, that is 20 upon 1000 per year, a rate at which the population could increase rapidly. Such an alarming growth rate can lead to the absolute scarcity of even the basic requirements. By food, shelter, इन्हीं की दिक्कत हो जाएगी अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती गई तो। पॉपुलेशन का ग्राफ क्या है बेटा? बढ़ता ही जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। Therefore, the government was forced to take up the serious measures
टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, ग्रोथ रेट को चेक करना शुरू कर दिया। ये स्टैटिस्टिकल डेटा एक बार देख लो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन 1900 में थी, 6 बिलियन 2000 में हो गई। फिर उसके बाद 7.2 बिलियन 2011 के अंदर खटाक से, है ना। इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस वाले टाइम पे, 1 बिलियन थी 2000 के अंदर, 1.2 बिलियन हो गई 2011 के अंदर ही, 2011 का है सेंसस। According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20/1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly। ऐसी रेट है जिससे इंक्रीज ही होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है इफ नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। The most important step to overcome this problem is to motivate the families by using various contraceptive methods। एक ही तरीका है contraceptive methods का इंट्रोडक्शन करवाना, लोगों को बताना। Might have seen the advertisement in the media as well as the posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो। ये स्लोगन आप सभी ने पढ़ा है ना, हम दो हमारे दो। ये कपल्स के यूजुअली फोटोग्राफ्स के नीचे लिखा हुआ रहता है। Many couples, mostly the young, urban, working, even the adopted one child norm को ही फॉलो कर रहे भी हैं, और अब तो करना पड़ ही रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया। स्टेट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई मैरिजेबल एज में ही लोगों की शादी होनी चाहिए, बाल विवाह को बैन करवाओ। ऑफ फीमेल 18 ईयर्स एंड देन टू मेल 21 ईयर्स, बट अभी फिर से इंक्रीज हो गया है, अब फीमेल भी थोड़ा सा 20-21 साल तक पहुंच गई है और मेल उससे थोड़ा सा और 2 साल बड़े। इंसेंटिव्स गिवन टू द पीपल विद स्मॉल फैमिलीज एंड आर 2 of the other measures taken to tackle this problem. Let us describe some more of the common contraceptive methods which help in preventing the unwanted pregnancies. ओके, कुछ और मेथड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर लेते हैं। अब आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, तो सबसे पहले तो सबको यूज़ करना आना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ स्पेसिफिक शॉप्स पे ये चीज़ मिल रही है बाकी जगह नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सेबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल नहीं होने चाहिए या कम हो सकते हैं। इट शुड बी नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, तो सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिज़ायर्स के साथ या सेक्सुअल एक्ट के इंटरकोर्स के टाइम पे भी ये कहीं से कहीं तक इंटरफेयर ना करे। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल, कुड बी ब्रॉडली। अब देखो, अब तुम्हें पढ़ना क्या है, कल की क्लास में हम लोग यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स, ये हम लोग अब कल की क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ये सारे मेथड्स हैं जो कि एक बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स को यूज़ करके विदाउट इंटरप्टिंग द सेक्सुअल डिज़ायर अ पर्सन कैन ईजिली ऑप्ट दीज मेथड्स एंड कंट्रोल द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और इसी चीज़ को अब हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप सभी के समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।